मुगलकालीन प्रांतीय शासन व्यवस्था, बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर। तो इससे पहले वीडियो में मैं आपको केंद्रीय शासन व्यवस्था के बारे में बता चुकी हूँ। तो संपूर्ण मुगल साम्राज्य को सूबों या प्रांतों में बांटा गया था। अकबर के समय में सूबों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय साम्राज्य विस्तार में उनकी संख्या कितनी हो गई? 21 हो गई। अकबर के समय कितनी थी? 15 थी, बाद में औरंगजेब के समय 21 हो गई थी। प्रांतीय शासन व्यवस्था का ढांचा केंद्रीय शासन व्यवस्था के समान ही था। सर जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि मुगल सूबों में शासन व्यवस्था केंद्रीय शासन व्यवस्था का लघु रूप थी। प्रत्येक सूबे की अपनी पृथक राजधानी थी, जहां प्रधान सूबेदार होता था। सूबेदार को निजाम, सिपह सालार अथवा केवल सूबा के नाम से भी पुकारा जाता था। प्रत्येक सूबे में मुख्य अधिकारी सूबेदार, दीवान, बख्शी, सद्र और काजी, कोतवाल तथा वाकिया नवीस होते थे। मतलब कहा गया है कि प्रत्येक सूबे की अलग राजधानी होते थे, उसका प्रधान क्या कहलाता था? सूबेदार कहलाता। सूबेदार को निजाम, सिपह सालार और केवल सूबा के नाम से भी जाना जाता था। और प्रत्येक सूबे में मुख्य अधिकारी सूबेदार, दीवान, बख्शी, सद्र और काजी, कोतवाल, वाकिया नवीस थे। सूबेदार, तो सूबेदार की नियुक्ति बादशाह द्वारा ही की जाती थी। सामान्यतः यह पद राजवंश के लोगों अथवा उच्च मनसबदारों को ही दिया जाता था। अपने सूबे में उसकी स्थिति एक छोटे बादशाह के समान थी। उसके साथ ही एक बड़ी सेना होती थी। उसे अपने सूबे में एक बड़ी जागीर में भी प्राप्त होती थी। सूबे के सभी अधिकारी उसके अधीन होते थे। सूबे में शांति और सुरक्षा की व्यवस्था, प्रजा के हित की रक्षा, फौजदारी मुकदमों का निर्णय करना, विद्रोहों को दबाना, पुल, सराय, सड़कों आदि की सुरक्षा और निर्माण, सूबों के अधीन राज्यों से कर वसूली आदि उनके विभिन्न कार्य थे। बादशाह अपने प्रांत के अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, तबादले आदि सूबेदार की सलाह से ही करता था। दीवान सूबे का वित्त अधिकारी था। सूबे में सूबेदार के पश्चात शासन में उसी का पद था। वह सूबेदार के अधीन न था, बल्कि वह केंद्र के दीवान के अधीन था। सूबे की वित्त व्यवस्था पर नियंत्रण, आय व्यय का हिसाब, लगान और कृषि की देखभाल, अधीनस्थ वित्त अधिकारियों पर नियंत्रण, सूबे की आर्थिक स्थिति सूचना केंद्रीय सरकार को देना तथा दीवानी मुद्दों पर निर्णय आदि दीवान के प्रमुख कार्य होते थे। मतलब सबसे पहला अधिकारी कौन होता था? सूबेदार होता था, और उसकी नियुक्ति बादशाह के द्वारा की जाती थी। और जो राजवंश के लोग थे, उच्च जो मनसबदार थे, उन्हीं को ये पद दिया जाता था। और अपने सूबे में उसकी थी एक छोटे बादशाह के जैसे थी। उसके पास एक सेना भी होती थी और उसे बड़ी जागीर भी प्राप्त होती थी। सूबे के सभी अधिकारी सूबेदार के अधीन होते थे। और उसका क्या क्या कार्य थे? शांति और सुरक्षा की व्यवस्था बनाए रखना सूबे में, प्रजा की हित की रक्षा करना, फौजदारी मुकदमों का निर्णय करना, विद्रोहों को दबाना, पुल, सराय आदि सुरक्षा करना, निर्माण करना, और सूबों के अधीन जो भी राज्य आते थे उनसे कर वसूली का कार्य होता था। और बादशाह अपने प्रांत के अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, तबादले सूबेदार की सलाह से ही करता था। फिर दूसरा पद है दीवान सूबे का वित्त, जैसे नाम से दीवान सूबे का वित्त अधिकारी होता था। सूबे में सूबेदार के पश्चात शासन में उसी का पद था। वह सूबेदार के अधीन न था, बल्कि वह केंद्र के दीवान के अधीन होता था। सूबे की वित्त व्यवस्था पर उसका नियंत्रण करना था, आय व्यय का हिसाब रखना, लगान और कृषि की देखभाल करना, वित्त अधिकारियों पर, अधीनस्थ जो उसके नीचे अधिकारी थे उन पर नियंत्रण रखना वित्त अधिकारी थे। सूबे की आर्थिक स्थिति सूचना केंद्रीय सरकार को देना, दीवानी मुकदमों पर निर्णय आदि दीवान के प्रमुख कर्तव्य एवं अधिकार थे। बख्शी, प्रांत के सैनिकों की देखरेख तथा उनको ठीक दशा में रखना तथा रसद की व्यवस्था करना, सरकारी निर्देशों का पालन करना उसका मुख्य कर्तव्य था। इसकी नियुक्ति केंद्रीय अमीर बख्शी की सलाह से की जाती थी। बख्शी को कभी कभी सूबे या वाकिया नवीस भी बना दिया जाता था। तो बख्शी कौन होता था? प्रांत के सैनिकों की देखरेख, उनकी दशा में ठीक दशा रखना और उनके खान पान की व्यवस्था करना, साथ ही सरकारी निर्देशों का पालन करवाना उसका मुख्य उद्देश्य था। और इसकी नियुक्ति केंद्रीय अमीर बख्शी की सलाह से की जाती थी। तो केंद्र में जो अमीर बख्शी होता था उसकी सलाह से इनकी नियुक्ति की जाती थी। बख्शी को कभी कभी सूबे एवं वाकिया नवीस भी बना दिया जाता था। वाकिया नवीस, यह सूबे के गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। यह सूबे के शासन की प्रत्येक सूचना, यहाँ तक सूबेदार व दीवान के कार्यों की सूचना भी केंद्र सरकार को भेजता था। उसके बाद आता है कोतवाल। तो सूबे की राजधानी तथा बड़े नगरों में शांति और सुरक्षा, स्वच्छता, सफाई, यात्रियों की देखभाल आदि कौन करता था? कोतवाल करता था। एक पुलिस अधिकारी होता था, उसके अधीनतम पर्याप्त सैनिक रहते थे। सद्र और काजी, धार्मिक और न्याय कार्य हेतु प्रांत में सद्र और काजी का पद
साधारणतः एक ही व्यक्ति को प्रदान किया जाता था, जिसकी नियुक्ति केंद्र के सद उस सदस्य की सिफारिश पर सम्राट द्वारा की जाती थी। कौन था ये? धार्मिक और न्याय कार्य हेतु सद्र और काजी का एक पद साधारणतः एक ही व्यक्ति को, अलग अलग होते थे लेकिन धार्मिक कार्य और न्याय कार्य दोनों कार्य सद्र और काजी को दिए जाते थे, जिसकी नियुक्ति सद्र उस सदस्य की सिफारिश द्वारा सम्राट द्वारा की जाती थी। तो अधिकारियों के अतिरिक्त किसी न किसी सूबे में दरोगा तोपखाना नामक अधिकारी भी होता था। मीर बहर भी नियुक्त किए जाते थे, जो बंदरगाहों, नदी के मुहानों और पुलों के निकट नावों की व्यवस्था तथा कर वसूल का कार्य करते थे। तो कौन कौन से सूबे थे औरंगजेब के काल में? अफगानिस्तान, काबुल, मुल्तान, ठट्टा सिंध, लाहौर, इलाहाबाद, अवध, अहमदाबाद, मालवा, अजमेर, आगरा, दिल्ली, कश्मीर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार, खानदेश। सरकार अथवा जिले का शासन। प्रत्येक प्रांत कई सरकारों अथवा जिलों में विभक्त था। प्रत्येक सरकार में अनेक अधिकारी होते थे। फौजदार, प्रत्येक सरकार में एक फौजदार होता था जो सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था। सरकार में आंतरिक और शांति व्यवस्था का भार भी उसी पर रहता था। अमलगुजार, ये सरकार में राजस्व अधिकारी था। सरकार में लगान वसूल करना, कृषि की देखभाल करना, किसानों की सुरक्षा करना, चोर लुटेरों को दंड देना तथा सरकारी खजाने की देखभाल करना उसका मुख्य कर्तव्य होता था। मतलब प्रत्येक प्रांत सूबे कई सरकारों और जिलों में विभक्त होता है। प्रत्येक सरकार के अनेक अधिकारी होते थे। तो जिले होते थे उन्हें सरकार कहा जाता था और उनके अधिकारी कौन कौन से? फौजदार, अमलगुजार, बितकची, खजानदार। तो फौजदार का क्या कार्य होता है? प्रत्येक सरकार में एक फौजदार होता था जो सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था और इसका कार्य क्या था? सरकार में आंतरिक शांति और व्यवस्था को भार बनाए रखना। अमलगुजार तो सरकार में राजस्व अधिकारी था। सरकार में लगान वसूल करना, कृषि की देखभाल करना, किसानों की सुरक्षा करना, चोर लुटेरों को दंड देना, सरकारी खजाने की देखभाल करना उसका प्रमुख कर्तव्य था। अमलगुजार कौन था? राजस्व अधिकारी होता था और लगान वसूल करने का कार्य करता था, कृषि की देखभाल करता था, किसानों की सुरक्षा करता था, चोर लुटेरों को दंड देता था, सरकारी खजाने की देखभाल करना उसका मुख्य कर्तव्य था। बितकची तो अमलगुजार के अधीन अधिकारी होता था जो भूमि लगान लगान संबंधी सभी कार्य करता था और किसानों को लगान वसूली की रसीदें देता था। खजानदार यह खजांची था, सरकारी खजाने की सुरक्षा इसका मुख्य उत्तरदायित्व था। परगने का शासन, तो जैसे पहले सूबे होते थे, सूबे सरकार जिले में विभक्त थे, उसके बाद परगने, तो प्रत्येक सरकार कई परगनों में विभक्त थी। इसमें कौन कौन होता था? सिकदार, आमिल, पोतदार, काजी, कानूनगो, अनेक लेखक होते थे। सिकदार का प्रमुख कर्तव्य परगने में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, लगान वसूलने में सहायता करता था। आमिल परगने का वित्त अधिकारी तथा किसानों को लगान वसूल करना उसका मुख्य उद्देश्य था। पोतदार परगने का खजांची और खजाने की सुरक्षा उसका मुख्य उत्तरदायित्व था। परगने में न्याय कार्य काजी के सुपुर्द था तथा कानूनगो परगने के पटवारियों का प्रधान था। लगान, भूमि और कृषि संबंधी कागजों को देखना, तैयार करना उसका कर्तव्य था। परगने में अनेक लेखक कारकुन जो लिखा पढ़ी का कार्य करते थे। मतलब सरकार किस में बटी हुई थी? कई परगनों में बटी थी और इसमें मुख्य अधिकारी कौन कौन होते थे? सिकदार, आमिल, पोतदार होते थे और सिकदार करते हुए परगने में शांति बनाए रखना था और लगान वसूल करना। अमील का वित्त अधिकारी था जो किसानों में लगान वसूल करना उसका मुख्य कार्य था। पोतदार परगने का कौन होता था? खजांची होता, खजाने की सुरक्षा उस पर दायित्व होता था। परगने में न्याय का कार्य काजी के सुपुर्द था। कानून को परगने का पटवारी का प्रधान था। लगान और भूमि संबंधी कार्य सभी कागजों को देखना, तैयार करना उसका कर्तव्य था। नगरों का शासन, तो नगर का शासन का प्रधान कौन होता था? कोतवाल होता था। वह सभी कार्यों को करता था जो आधुनिक समय में नगर पालिकाएं, पुलिस अधिकारी करते हैं। नगर सुरक्षा, सफाई व्यवस्था, बाजार में नियंत्रण, यात्रियों पर निगरानी, नगर वार्डों को बांटना, स्थानीय करों की वसूली आदि उसके प्रमुख कार्य होते थे। गाँव का शासन, तो परगने के बाद नगर के बाद गांव। तो मुगलों में गांव के शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में नहीं लिया, बल्कि परंपरागत पंचायत ही अपने गांव की सुरक्षा, सफाई, छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा करते थे। गांव के अधिकांश झगड़ों का निपटारा भी ग्राम पंचायत ही करती थी। गांव के अधिकारियों में मुकद्दम, पटवारी, चौकीदार आदि प्रमुख थे। साधारणतः सरकारी कर्मचारी ग्राम में जीवन शासन में हस्तक्षेप नहीं करते थे, न ही गाँव में किसी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी। इस प्रकार सरकारी कर्मचारियों की अधीनता पर उन्हें गाँव की शासन में स्वतंत्र इकाइयाँ थीं। मुगल सम्राट बाबर ने अपनी सैनिक व्यवस्था, तो मुगल सम्राट बाबर ने अपनी सैनिक व्यवस्था
के आधार पर भारत में मुगल सत्ता स्थापित की। औरंगजेब के समय ये सत्ता अपनी शक्ति को स्थापित रख सके, लेकिन बाद के शासक सैनिक व्यवस्था को ठीक नहीं रख सके और जिनसे उनकी प्रतिष्ठा नष्ट होने लग गई। और निम्न सैनिक अधिकारी होते थे मनसबदार, उनके सैनिक, अहदी सैनिक, दाखिली सैनिक। तो प्रत्येक सैनिक अधिकारी को मनसब पद प्रदान किया गया था। बादशाह के अधीन राजाओं को भी मनसबदारी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया था। बादशाहों को उनके मनसब के अनुसार वेतन दिया जाता था। मनसबदार स्वेच्छा से अपने सैनिकों की भर्ती करता था, मतलब प्रत्येक सैनिक अधिकारी को मनसब का पद दिया जाता था और मनसबदारों की श्रेणियाँ होती थी अलग अलग, और मनसबदार स्वेच्छा से सैनिकों की भर्ती करता था। अहदी सैनिक बादशाह के सैनिक थे। बादशाह की तरफ से इनकी भर्ती, वेतन, शिक्षा, वस्त्र, घोड़े आदि की व्यवस्था की जाती थी। इस अहदी घुड़सवार को 500 रुपये तक वेतन दिया जाने को लेकर साधारण घुड़सवार को 12 से 15 रुपये तक का वेतन दिया जाता था। अकबर के समय इनकी संख्या 12,000 थी। दाखिली सैनिक, ये वे सैनिक जिनकी भर्ती बादशाह की तरफ से की जाती थी, यद्यपि इनको मनसबदारी की सेना में रखा जाता था। फिर है सेना। तो सेना को कितने 5 भागों में बांटा गया था मुख्य रूप से, घुड़सवार, पैदल, हस्ती, तोपखाना और नौसवार। तो घुड़सवार सेना मुगल सेना का श्रेष्ठतम भाग था। इसमें मुख्यतः 2 प्रकार के सैनिक थे। बरगीर, जिन्हें घोड़े, अस्त्र शस्त्र राज्यों की ओर से मिलते थे। सिलेदार, जो अपने शस्त्र घोड़े स्वयं लाते थे। इसके अतिरिक्त वह घुड़सवार जो 2 घोड़े रखता था वो 2 अस्पा कहलाता था, जिसके पास 1 घोड़ा होता था। 1 अस्पा घुड़सवार होता था। निम्न अस्पा वे घुड़सवार जिनके 2 सैनिकों के पास केवल 1 घोड़ा होता था। मतलब ये कितने तरह के सैनिक बताए गए हैं इसमें। मुख्य घुड़सवार सेना में 2 तरह के सैनिक बताए गए हैं। तो बरगीर, तो जिन्हें घोड़े, अस्त्र शस्त्र राज्य की ओर से दिए मिलते थे। सिलेदार, जो शस्त्र और घोड़े स्वयं लाते थे। इसके अतिरिक्त जो 2 घोड़े रखता था उसे 2 अस्पा कहलाता था। जो 1 घोड़े को रखता था 1 अस्पा कहलाता था। और निम्न अस्पा वे घुड़सवार से 2 सैनिकों के पास केवल 1 घोड़ा होता था। पैदल सेना। तो पैदल सेना मुख्यतः 2 भागों में बटे होते थे। बंदूकची, शमशीरबाजी, तलवारबाजी। तो इसमें लड़ने वाले सैनिकों के अतिरिक्त दास, सेवक, पानी भरने वाले आदि भी सम्मिलित होते थे। पैदल सेना में 2 थे, बंदूकची और शमशीरबाजी। तीसरा है हस्ती सेना। तो अकबर के समय में 1000 शाही हाथी थे। बाद में संपूर्ण राज्य में हाथियों की संख्या 50,000 तक पहुंच गई थी। हाथी युद्ध करने तथा सामान ले जाने के काम में लाए जाते थे। तोपखाना। तो भारत में बाबर ने सर्वप्रथम तोपखाने का उपयोग किया। अकबर ने इसे और शक्तिशाली बनाया। इस क्षेत्र में अकबर का मुख्य कार्य छोटी छोटी तोपों का निर्माण करना, जो एक हाथी अथवा ऊंट की पीठ पर ले जाई जा सकती थी। डॉक्टर R.P. त्रिपाठी के अनुसार तुर्की तोपखाने को छोड़कर अकबर का तोपखाना एशिया में किसी से कम न था, क्योंकि अकबर के समय में श्रेष्ठता की चरम सीमा थी। नौसेना। तो मुगल सेना की शक्ति का यह कमजोर अंग था। अकबर ने पहली बार इस ओर ध्यान दिया। इसके लिए मीर-ए-बहर की अध्यक्षता में एक अलग विभाग स्थापित किया। वास्तव में मुगल नौसेना को पर्याप्त ध्यान नहीं दे सका, जो कालांतर में यूरोपीय जातियों से पराजित हो गए। तो ये प्रांतीय शासन व्यवस्था थी मुगल काल की।